बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। व्यूअर्स, पाकिस्तान और इंडिया दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं और कहा जाता है कि इंसान सब कुछ तब्दील कर सकता है लेकिन अपना हमसाया तब्दील नहीं कर सकता। दोनों मुल्कों को आजाद हुए करीब 75 बरस बीत गए हैं, लेकिन 75 बरस गुजरने के बावजूद दोनों ममालिक अपने रिश्तों को ठीक नहीं कर सके, आपसी मामलात को सेटल नहीं कर सके। और दुनिया में कई ममालिक जिन्होंने चीजों को टेबल पर बैठकर सेटल किया है, क्या रीजन है कि ये दोनों ममालिक टेबल पर बैठकर चीजों को ठीक नहीं कर सकते? आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि करंट जो दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, क्या वो इतनी सीरियस है, तो वो ये समझती है कि मौजूदा हालात को, दुनिया के बदलते हुए हालात को देखते हुए ये जरूरी है कि हम दोनों ममालिक आपस में बेहतर ताल्लुकात बनाकर रखें। इसको भी डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ इसके लिए इंडिया से वीडियो लिंक पर मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब, फॉर्मर डिप्टी आर्मी चीफ है इंडिया के। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब ने, फॉर्मर कॉप्स कमांडर हैं। जनरल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगाज में जनरल राज आपसे करूंगा। सबसे पहले तो सर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि अब 75 बरस गुजरने के बावजूद क्यों हम दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के हवाले से सीरियस नहीं? गुड आफ्टरनून मिस्टर हैदर। मैं तो पहले कई बार आपके चैनल पर भी बोल चुका हूं कि दोनों मुल्कों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। लैंग्वेज की है, रहन सहन की है, ड्रेस की है, और पड़ोसी तो है ही। 3,000 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा कॉमन। तो दोनों को मिलके साथ चलना चाहिए। लेकिन ये मिलके अगर नहीं चल रहा तो इसका जवाब मेरे ख्याल से आप बेहतर दे सकते हैं। जब तक आप दहशतगर्दी का इस्तेमाल करते रहेंगे, जो करते आए हैं पिछले 30-32 साल से, भारत ने साफ किया है कि आप दहशतगर्दी खत्म करो, फिर बैठ के बातचीत करते हैं। जो आपको, आपके दिल में जो भी शिकायतें हैं या जो आप बोलना चाहते हो, जरूर बोले। लेकिन दहशतगर्दी को खत्म करना पहला स्टेप है, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। आज के दिन भी कश्मीर में फॉरेन मिलिटेंट्स 82 के करीब गिने जा रहे हैं, शायद कम ज्यादा भी हों। तो ये इस सवाल का जवाब कि दोनों मिलके क्यों नहीं चल सकते, मैं समझता हूँ आप लोग बेहतर दे सकते बिल्कुल ठीक। जनरल मुस्तफा साहब, जनरल राज की बात आपने सुनी, क्या कमेंट करेंगे आप उनकी बात? जी, गुड आफ्टरनून जनरल राइस। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड थ्रू यू टू आवर इंडियन ऑडियंस। देयर आर कुछ इसके इश्यूज हैं, दो तीन, वो हमें पहले सोचना पड़ेगा। इसको देखिए, 14 अगस्त 1947 के बाद से जो इंडिया का नक्शा था उस वक्त, आज अगर नक्शा देखते हैं तो तकरीबन 40% ज्यादा है नक्शा उस वक्त से। और उसके बाद से लगातार एक हेजेमोनिक जो एम्स हैं, इसके जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं भारत की, जो जो भी इनकी एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, जिसको भी आप नाम लेते हैं, वो आज भी कायम है। अगर आपको याद हो, चंद दिन पहले ही इनके नॉर्दर्न कमांड कमांडर का एक इंटरव्यू आया था कि हमारा एक पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन मौजूद है और जिस दिन भी हुकूमत ने हुक्म दिया हम गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर को ले लेंगे। पाकिस्तान ने, बदकिस्मती यह है कि मैं पाकिस्तान से इसलिए मुझे हमेशा गुस्सा रहता है कि पाकिस्तान के कोई स्ट्रेटेजिक एम्बिशन नहीं है। हमें हमेशा से ही पीसफुल रहने की आशा कह लीजिए, उम्मीद थी, या हमने कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान के ना कोई इतने बड़े अज़ाइम है, ना ही पाकिस्तान को आलमी ताकत बनने का ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा से अपने दिफा में, जो अपनी प्रोटेक्शन में जो काम किए हैं। अब आज चूंकि दिसंबर है ये, और आज दिसंबर की 8 तारीख है, और ये 8 तारीख मेरे लिए एक जख्म की हैसियत अभी तक मुंतबिल नहीं हो सका, क्योंकि 20 नवंबर को भारत ने बाकायदा, मैं इस पाकिस्तान में था, हमला कर दिया था। उससे पहले एक साल एक तकरीबन एक दहशतगर्दी की बाकायदा मुहिम चलाई गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी के खिलाफ, पाकिस्तान फौज के खिलाफ। और अब तो तारीख इस पे बहुत लिख चुकी है, और सब भारत के अपने मुसन्निफ भी इस बात पे लिख चुके हैं कि भारत ने सब एफर्ट करके ही कुछ किया पाकिस्तान को दो लख्त करने के लिए। तो अगर ये चीज भारत कर सकता है तो बाद में भारत कुछ भी कर सकता है। देखिए, भारत के वाजपेयी साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, और हमारे एक सियासी लीडर ये बताते में थकते नहीं हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर, वहाँ ने जो हमारा मीनार पाकिस्तान है वहाँ हाजिरी दी और कहा कि पाकिस्तान की हकीकत हम तस्लीम करते हैं, और कश्मीर का मसला हल, कश्मीर के मसले में बात की थी।
तो हमारे यहाँ तो इसको बहुत पॉजिटिवली लिया गया था, लेकिन जो ही वाजपेयी साहब पालम एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो उनके जो मीडिया के लोग थे उन्होंने घेर लिया उनको, उनसे पूछा कश्मीर की आपने क्या बात करके आ गए वहां से। तो वाजपेयी साहब ने बड़ा साफ और बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं उस कश्मीर की बात नहीं कर रहा कि मेरे पास जो हमारे पास है, मैं उस कश्मीर की बात कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। बल्कि हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान ने किसी कश्मीर पे कब्जा नहीं किया, तो कश्मीरी थे जिन्होंने अपनी हिम्मत करके इतना कश्मीर आजाद करवा लिया। तो देखिए, कहने का मकसद ये है कि फॉर ऑल द गुड इंटेंशंस, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है, और जो भारत की एक ओवरऑल जो लॉन्ग स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है वो बहुत मुख्तलिफ है। और भारत ने चूंकि जब दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं जनरल साहब, तो मैं उनको याद दिला था, क्योंकि दहशतगर्दी एक्चुअली एक इजाद भी भारत में ही है। तारीख थोड़ा पढ़े तो एक जो बच्चों को स्टोरीज तो सुनाई देती कि ठग थे वो लोग, तो टेररिस्ट थे वो लोग जिन्होंने काम शुरू किया। फिर ये लेके आ गए फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको आज बांग्लादेश कहा जाए, टेररिज्म वहां फैलाया उन्होंने। फिर जब कश्मीर में जो मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो भी एक इंटरनेशनल लेवल का टेररिज्म। अब तो सारी दुनिया मान गई है कि असम में जिनको ये लेकर आए थे बंगालियों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, वो 17 लाख फैमिलीज को एक कानून के तहत अब वो किसी मुल्क के शहरी नहीं है वो लोग। आप फिर समझते हैं जनरल साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी और पाकिस्तान के साथ उसको रिलेट करते हैं, ये महज एक बहाना है भारत की जानिब से जनरल मुस्तफा साहब? जी बिल्कुल बहाना है। पाकिस्तान ने तो कभी दहशतगर्दी नहीं की। जो पाकिस्तान पे इल्जाम ये लगता है कि अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन डरा आया था, तो पाकिस्तान ने अपने अफगान भाइयों को, जो आपको याद, तकरीबन 50 लाख अफगान ओवरनाइट पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा बोझ उठाना तो आसान नहीं था। और फिर जब हमारे अफगान भाई अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो पाकिस्तान तो उसे अलहदा नहीं रह सकता था। पाकिस्तान ने अपने अफगान भाइयों का साथ दिया अफगानिस्तान से। और फिर जब दोबारा ये भी अमेरिका और नेटो पहुंच गया वहां पे, भारत ने बड़ी कोशिश करके वहां पहुंच गए। और फिर वहां पे आप देखिए कि कोई अब ये कोई शक तो किसी को रहा नहीं कि पाकिस्तान ने जिस दहशतगर्दी का गुज़श्ता 20-22 साल से सामना है पाकिस्तान को, चाहे वो टीटीपी की शक्ल में है, दाइश की शक्ल में, जिस शक्ल में भी है, उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, कौन को वेपनाइज कर रहा है, कौन उनको पाकिस्तान के सही, खिलाफ इस्तेमाल कर ठीक रहा हो है। गया जनरल साहब। मैं यही पॉइंट जनरल राज के पास लेके जाऊंगा। जनरल साहब, जनरल मुस्तफा ये कह रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी की बात है, ये भारत की जानिब से सिर्फ एक लेव एक्सक्यूज है। बेसिकली इस एक्सक्यूज के पीछे भारत की अप्रोच है, एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है भारत की। उस अप्रोच की वजह से भारत जो है वो ये बहाने लगा रहा है ताकि मामला को बेहतर ना किया जा सके। हैदर साहब, दो मुद्दे हैं, एक कश्मीर का, दूसरा दहशतगर्दी का। तारीख ये कहती है कि 1947 में कश्मीर के जो रूलर थे, जिनके नीचे पूरा कश्मीर था, उन्होंने भारत के साथ एक्सेशन साइन किया है। तो कश्मीर भारत का हिस्सा है, हिस्टोरिकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली। अगर उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है तो उसकी वजह आपको पता है। आप लोगों ने 11 अक्टूबर 1947 को ही फैसला किया था कि भाई रेडर्स भेजो पाकिस्तान के, जो कश्मीर को कैप्चर करें। और वो आए भी। 22 अक्टूबर को आपने इनक्रेज शुरू कर दी थी, बारामूला तक, क्या श्रीनगर तक आ गए थे। फिर जब एक्सेशन साइन किया तो भारत की फौज ने उनको वापस भेजा। तो कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनली तो एग्रीमेंट है महाराजा हरि सिंह का, वो भारत का हिस्सा है। ये तो फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसी बात को भारत की पार्लियामेंट ने 1994 में दोहराया है कि कश्मीर पूरा भारत का हिस्सा है। अब रही दहशतगर्दी की बात, आप बेशक कहते रहे कि आप दहशतगर्दी में आपका कोई हाथ नहीं है। अजमल कसाब तो हिंदुस्तानी नहीं था जो रंगे हाथ जिंदा पकड़ा था, जिसने अपने बयान में बोला है, नाम लिए लोगों। बुरहान वानी जो कि टेररिस्ट था, जिसने स्टेट के खिलाफ हथियार उठाए, आप उसको शहादत का दर्जा देते हो, उसके नाम पर पोस्टेज स्टैम्प बनाते हो। फिर अगर आप ये कहो कि भाई आप दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं दे रहे, तो फिर दुनिया ने आपके ऊपर ये बंदिश FATF ने क्यों लगाई थी 2018 कि भाई आप लोग फंडिंग कर रहे हो टेररिज्म? उसमें भारत ने तो नहीं लगाई, वो तो दुनिया ने लगाई थी। आप हमेशा कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल फोरम पर उठाते आए हो, दुनिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। समझ बूझ यही है कि भारत से बात करो, पहले शांति बहाल करो, अमन का माहौल पैदा करो और भारत से बात करो।
फ्रांस और जर्मनी का एग्जाम्पल है, उन्होंने स्टटगर्ट, दोनों ने बैठ के फैसला किया वो ये फ्रांस का हिस्सा है, हालांकि वो नाम से लैंग्वेज से जर्मन बोलते हैं। तो ये तो दो मुल्कों में अगर मेचोरिटी दिखानी है तो दोनों तरफ से दिखानी पड़ेगी। पहल पाकिस्तान की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी आप लोग बढ़ावा दे रहे हो, ये तो दुनिया मानती है, भारत कहे ना कहे उसको आप छोड़ दें। आप हमने तो नहीं लगा FATF की, आपको ग्रे लिस्ट में किसने डाला था? दुनिया के बॉडी है वो FATF। और अजमल कसाब हमारा नहीं था, बुरहान वानी को आप दर्जा देते हो शहीद का। तो ये तो बढ़ावा अगर नहीं दे रहे तो क्या है फिर? लड़ाइयां आप कई बार लड़ चुके, 47, 65, 99, कश्मीर को हथियाने की कोशिश करी, वो नहीं है आपके काबू, और ना ही वो आएगा। तो आपको अंदरूनी अपना एग्जामिन करो, इंटरनली एनालाइज करो कि क्यों है ये समस्या, ये मसला हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में क्यों है, इसकी क्या वजह है, आपको जवाब खुद ही मिलेगा। जनरल साहब, जनरल मुस्तफा साहब, जनरल राज बात कर रहे हैं अजमल कसाब की, लेकिन वो कुलभूषण यादव का जिक्र नहीं कर रहे। वो FATF का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि भारत के अपने 22 बैंक्स जो हैं वो टेरर फंडिंग के अंदर मुलव्वस रहे हैं, उसके खिलाफ ऊपर जो है वो इंटरनेशनल जरीदे रिपोर्ट कर चुके हैं। वो अभी भी इसी पॉइंट के ऊपर खड़े हैं जनरल मुस्तफा साहब के, पाकिस्तान ही है जो टेररिज्म कर रहा है। देखिए, आपको भारत को चंद क्रेडिट्स देने पड़ेंगे, और वो मेरा ख्याल है जनरल कादियान विल अप्रिशिएट व्हाट आई एम सेइंग। जनरल मानिक शाह उस वक्त जीवन ऑप्स थे इनके आर्मी हेडक्वार्टर्स में, जब उनको हुक्म मिला उनके वाइस प्रेसिडेंट के साथ आप जाएं और जबरदस्ती किसी तरीके से ये डॉक्यूमेंट ऑफ सेशन साइन करवा के लेके आए। वो 24 घंटे रहे वहां पे, तो राजा उस दिन वहां पे मौजूद नहीं थे, वो जम्मू में थे उस वक्त। तो एक जाली डॉक्यूमेंट ऑफ सेशन बनाया गया, उस पर दस्ती साइन किया गया। और हैरानकुन बात यह है, फौजी लोग ये बात समझ सकते हैं कि जैसे ही जल उस वक्त जो कर्नल मानिक शाह ने ये ग्रीन सिग्नल दिया कि हमने ये कर लिया है, ये फ्रॉड जो करना है, तो इंडियन आर्मी विद इन नो टाइम जहाजों पे बैठी हुई थी, लोडेड थी, तैयार थी, वो पहुंच गई। अच्छे से बड़ा लतीफा ये है, इससे पहले महाराजा पटियाला की फोर्सेस मौजूद थी श्रीनगर में भी और जम्मू में भी, ताकि राजा को क्वेश्चन किया जा सके। तो ये तो एक हकीकत है, अगर हमारे पाकिस्तानी इस बात को नहीं दोहराते या नहीं समझते, हमें जैसे लोग जो, मैं और जनरल कादियान जी तो हम तो पुराने, हम तो तारीखें जानते हैं सारी चीजें। तो ये जबरदस्ती जो की गई है ये भारत की तरफ से की गई है, और ये वो हकायक हैं, कोई झुटला नहीं सकता, ये इनकी अपनी किताबों में लिखे हुए हैं। अब रहा जहां तक FATF का मसला, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, अब देखिए कि गुज़श्ता साल तकरीबन 3 बहुत बड़े कैश पकड़े गए थे यूरेनियम के, जो सो कॉल्ड स्मगलिंग होने की कोशिश की जा रही थी। तो आप ये बताइए कि जिस मुल्क से यूरेनियम इस तरीके से स्मगल हो सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है इसमें, और क्यों कर रहा है इसमें, ये बताइए मुझे। और ये भी एक हकीकत है कि सबसे बड़ा बदकिस्मती से मुझे आज भी इसमें बहुत तकलीफ होती है, भोपाल में जो इंसानों के साथ जुल्म हुआ, इतने इंसान जो मारे गए नाहक, जब इनके वहां पे नहीं हैंडल कर सके अपने जो न्यूक्लियर और दूसरे जो केमिकल हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो भारत के तो एक तारीख है इस सिलसिले में, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान अपना केस सही तरीके से डॉक्यूमेंट करके पेश नहीं कर सका। अब जब तक देखिए अजमल जो कसाब का सिलसिला बड़ा मजेदार है, वो ये कादियान साहब भी आई थिंक विल वेरी हैप्पी टू नो, जो जो गांव इसका बताया गया ना, मेरे गांव के साथ है वो। हमारे यहाँ कोई कसाब नहीं होते हैं हमारे यहाँ, तो अजमल कसाब वहां से कैसा पैदा कर दिया, मैं हैरान हूं कि नवाज शरीफ जैसा शख्स ने कैसे फौरन इसको सेकंड कर दिया। अच्छा, दूसरा लतीफा ये है कि प्रोफेशनल समझते हैं इस चीज को, कि जब इस किस्म का ऑपरेशन अगर मैं लॉन्च कर रहा हूं एज ए पाकिस्तानी, जब मैं ये ऑपरेशन लॉन्च कर रहा हूं तो इसमें को जनरल मुस्तफ़ा के साथ मेरा ख्याल है कि हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। जनरल राज के पास में वापस होगा। जनरल साहब, जनरल मुस्तफ़ा की गुफ्तगू आपने सुनी, वो एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन का जो जिक्र आपने किया था, वो उसको कह रहे हैं कि वो मतलब फेक है और जोर जबरदस्ती उसके ऊपर सारा मामला हुआ, भारत ने बड़े प्री प्लान तरीके से उसके ऊपर काम किया। फिर जो अजमल कसाब का बताया, उनका जिस गांव से उसका ताल्लुक बताया जा रहा है, वो गांव उनके गांव के साथ वाला है। हमारे यहाँ जो किसाब हैं, जो इस पेशे से वाबस्ता हैं, वो अपने नाम के साथ किसाब नहीं लिखते,
और उसके बाद उन्होंने जो है नवाज शरीफ साहब को भी खैर रेफरेंस दिया। जो जबान इस्तेमाल की गई अजमल कसाब की जानिब से, हमारे यहाँ वो एक्सेंट, उस एक्सेंट के अंदर भी गुफ्तगू नहीं की जाती। देखिए, जनरल मुस्तफा साहब जो कहते हैं, मैं उनकी राय की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उससे रजामंद नहीं हूं। उनका ये कहना कि फेक डॉक्यूमेंट है, ये हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है। महाराजा हरि सिंह के बेटे डॉक्टर करण सिंह, जो कि बड़े माने हुए, बड़े इज्जतदार हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन भी रहे हैं, उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि फेक डॉक्यूमेंट है। हाँ, किन हालात में हरि सिंह ने साइन किया, उस पर आप सवाल उठा सकते हैं। उन पर दबाव दबाव हमारी तरफ से नहीं था, दबाव पाकिस्तान की तरफ से था। आपके जो पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ने 11 अक्टूबर को मीटिंग में डिसीजन लिया था कि रेडर भेजो, फिर वो 22 अक्टूबर को आए। हमने तो बाद में रिएक्ट किया सिर्फ जब आप कश्मीर को कैप्चर करने वाले थे, श्रीनगर के आउटस्कर्ट पर पहुंच गए, तो महाराजा के पास चॉइस क्या कि भाई या तो कश्मीर को लूज करें या उसको बचाएं, तो उन्होंने एक्सेशन साइन किया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, अगर आप उसको फेक कहें तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। जहां तक दहशतगर्दी की बात है, ये उसामा बिन लादेन को तो हमने नहीं छुपाया, या आप उसको भी डिनाई करते हैं कि आपके वो अबोटाबाद में मिलिट्री एकेडमी के करीब 1 किलोमीटर दूर 6 महीने तक आपने छुपाए रखा। वो दुनिया का माना हुआ दहशतगर्द था, अमेरिकन ने उसको मारा है, आपके नाक के तले मार के ले गए हैं, समुद्र में फेंका है उसका डेड बॉडी भी। फिर आप ये कहें कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं देता है, तो मैं नहीं समझता दुनिया में कोई इस बात पर यकीन करेगा। भारत ने कितने जल्दी फौजें भेजे, वो तो प्रोसीजर की बात है। एक बार महाराजा की रिक्वेस्ट आई है, रिटन एक्सेशन आया है, तो ये तो हमारी एफिशिएंसी की बात है कि हम अगले दिन फौजों को उड़ा के भेजेंगे। उसमें क्या, आप भी यही करते हो। जनरल मुस्तफा साहब क्या जवाब देंगे आप? जी, एक तो जनरल आप साहब की किताब बात, पे जिक्र कर रहे थे, जी जी, उसको मैं वो कंप्लीट करें। वेरी 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 फाइन जेंटलमैन, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं वो। देखिए, वो मैं जो कसाब को बता रहा था ना आपको, वो हमारे इसके गांव कह रहे हैं, वहां हमारे यहाँ कसाब कोई नहीं होता ये। और दूसरा हैरान कुन बात ये है कि जब ये बॉम्बे का मसला हुआ, आई वाज अवेक एट दैट नाइट, तो मैं देख रहा था सारे इसको विद एन आवर। इनको ये नहीं पता था कि बॉम्बे में कितने जगहों पे ये हो रहा है काम, लेकिन इनको ये पता लग गया था कि ये वहां फलानी जगह पे आए हैं, उतरे हैं, रबड़ बोट्स के जरिए वहां पहुंचे हैं, उनके पास से पाकिस्तानी बिस्कुट मिले हैं, एक पाकिस्तानी ये मिला है, पाकिस्तान वो मिला है। इशू ये है कि पाकिस्तान अगर ऐसे भेजता, अपने जो ऑपरेटर्स थे, तो कभी इस तरह लाम करके नहीं भेजे जाते इनको, ये याद रखिएगा हमेशा। दूसरा ये कि जब ये बाकी 9 तो मारे गए, उनकी लाश तो किसी ने दिखाई नहीं। अजमल कसाब जब फिर रहा था उनके ताज होटल में, वहां पे देखिए कि उसने सुरक्षा पहना हुआ है, अपने का फेस कवर नहीं किया हुआ, ऐसे फिर रहा है जैसे एक हीरो होता है वहां पे। इंडियन फिल्मों में आमतौर पर देखिए तो ऐसे नजर आते हैं जो इनके हीरोज हैं ये सारे। तो मैं खुद भी हैरान था उस वक्त कि क्या हुआ इसको, इसको क्यों नहीं मार रहे ये लोग, इसको क्यों फिल्म नहीं जा रहे हैं। फिर जब वो एक कुरकुरे का नाम आया ना, तो मेरे कान खड़े हुए। ये हेमंत वो कुरकुरे। पुलिस ऑफिसर थे, जी जी, ये वो अफसर थे जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस का सारा कुछ बेनकाब किया था कि भारत की आर्मी ने अपने जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू वाले हैं उनसे मिलकर पाकिस्तानी लोगों को ट्रेन में आग लगा के 57 पाकिस्तानियों को जिंदा जला दिया गया था। और उसके अंदर तो प्रज्ञा अहमद सिंह कुरकुरे, ठाकुर जनरल साहब इन्वॉल्व थी, जो अभी बीजेपी के टिकट पर मेंबर भी हैं लोकसभा। जी जी, वही मैं बता रहा हूँ ना आपसे। तो वो उनको, कुरकुरे को माथे पे सेंटर में गोली मारी गई। और ये जनरल कादियान समझते हैं कि टिपिकल ए मैसेज असैसिनेशन थी उनकी, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे पिस्टल से। बाकी सबके पास तो वो कह रहे थे कि क्लाशनकोफ है इसके पास, 9mm पिस्टल से उनको मार दिया गया था इसमें। तो ये मेरे कहने की बातें नहीं, ये तारीख का हिस्सा है। बहरहाल जो है वो है इस वक्त। देखिए, 2 चीजें करनी पड़ेंगी। हम भी अमन के साथ रहना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि 25 20 22 23 करोड़ हम लोग हैं, 2.25 अरब करीब भारतीय हैं। ये 2 अरब का ये खिता है, बहुत अहम है इस वक्त। और इसमें अगर हमें समझ आ जाए और भारत अपने आप को एक प्रॉक्सी ना बनाए मगरबी दुनिया की, खासतौर पे अमेरिका की और उसके बाद बरतानिया की, और अपने आप को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे अपने आप को पेश ना करे यहाँ पर, और कभी क्वाड का हिस्सा बने, कभी किसी का हिस्सा बने, और अपने आप को इस इलाके का चौधरी बनाने से बाज आ जाए, तो पाकिस्तान को तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की डिमांड क्या है? बेसिकली तो ये देखना है कि पाकिस्तान चाहता क्या है।
हम ये चाहते हैं कि जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनको अपना हक खुद इरादियत उनको दे दिया जाए, और ये इंटरनेशनल लॉ के तहत हर एक का हक है। और ये भी रिसेंट हिस्ट्री में देख लीजिए, चाहे वो ईस्ट तैमूर का है, चाहे वो सूडान का मसला है, जहां भी हुआ है लोगों ने राय दी है, उसके मुताबिक दुनिया ने काम किया है। ये हो सकता है, दूसरा ये कि मिलकर हम बैठ के बात करके इसको हल कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भारत को ये रिनाउंस करना पड़ेगा और पब्लिकली इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि वो एक्सपेंशन से बाज आ गया है। भारत को पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में बैठकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं कर रहा, और भारत को ये बाकायदा इंटरनेशनली जाके ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि फैटफ के थ्रू हो या कहीं भी हो, ये अपना असर रसूख करके, एंड आई मस्ट ग्रांट, भारत को ये ग्रांट करना चाहिए कि अपना साइज और अपना जो क्लाउड है वो सही इस्तेमाल कर रहा है। उसने मगरब दुनिया के थ्रू पाकिस्तान पे फैटफ का कभी मसला लगाया, कभी कुछ लगाया। फिर हमारी अपनी बहुत बड़ी नालायकी है, हमने अपने जो मामला खुद खराब किए हुए हैं, तो भारत इसका फायदा उठा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पीस तो हम भी चाहते हैं, लेकिन पीस हम ऐसा नहीं चाहते जैसा भारत हम पे पीस मुसरत करना चाहता है, कि हम सब कुछ तो भारत के लिए कर लें, लेकिन भारत आगे जो कुछ ना करे, जब चाहे वो पाकिस्तान की मिट्टी में रोड दे। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तानी एक मसला ये है, हाँ ठीक है, हम लड़ाइयाँ लड़े हैं, हम कश्मीर को हासिल नहीं कर सके, लेकिन बाई नेचर हम ऐसे लोग हैं कि हम अपने जो मफादात हैं उसको कभी डिनाउंस नहीं करते। हम उनको थोड़ा सा अगर कुछ अरसे के लिए सामने ना लेकर आए, तो ये पाकिस्तानियों की ये सरिश्त में एक नेचर में शामिल है ये, कि हम अपना हक लेके रहते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तानी कैसे लोग हैं, हम तो एक ही जमीन के लिए 10 बंदे मार देते हैं अपनी जमीन को बचाने के लिए। तो फिर कश्मीर तो फिर भी हमारा एक हक है। मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने कभी इसको कब छोड़ सकता नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि ये तो एक तयशुदा जो असूल था, जो तकसीम भारत का, उसका ये एक हिस्सा है और ये होना है। आज नहीं होगा, कल होगा। और दूसरी बात, मैं एक और अर्ज कर दूं आपसे, कश्मीरियों ने अपने आप को आजाद करा लिया है इस तरीके से कि भारत इतनी ताकत के बावजूद उनको अपनी बात नहीं मनवा सका। अब पैसे लगा रहे हैं उनके पीछे करें, लेकिन वो इससे बाज नहीं आ रहे। भारत का जोग्राफिया अब सिर्फ कश्मीर के जोग्राफिया से मुतालिक है। अगर ये कहना गलत नहीं होगा आज कि भारत ने अपने आप को कश्मीर का गुलाम बना के रख लिया है। ये कश्मीर का अगर हो गया तो पता नहीं भारत को क्या हो जाएगा। जब तक भारत इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेगा, मसाइल हल नहीं करेगा, अपने सदर्न रेड स्टेट्स के मसाइल हल नहीं करेगा, चीन के साथ मसाइल हल नहीं करेगा, तो भारत के साथ तो मसाइल बढ़ते रहेंगे। बहरहाल ठीक है, ये भारत की अपनी चॉइस है। पाकिस्तान ने अपनी चॉइस बड़ी वाजे कर दी कि पीस तो हमें चाहिए। अब जरूरत है बिल्कुल। बारह हम इस बात मैं जनरल कर साहब सकें। आपकी गुफ्तगू, आपके पॉइंट जो है ये जनरल राज के सामने रखूंगा। जनरल साहब, आपने जनरल मुस्तफा की गुफ्तगू सुनी, क्या कमेंट करेंगे आप जनरल मुस्तफा की गुफ्तगू? 3 पॉइंट बड़े मुख्तसर है। पहला तो किताब एक ऑथर की राय होती है। अगर जनरल मुस्तफा साहब और मैं भी आज किताब लिखे तो हमारी राय अलग अलग होगी, आप किसी को भी कोट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेशन एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, रिकग्नाइज इंटरनेशनली, तो दोनों का मुकाबला नहीं है। दूसरा, अगर आप ये कहें तो आप चाहते हो कि तो इंटरनेशनल लॉ है कि लोगों को अपना हक दिया जाए, तो मैं ये कहूंगा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले आप बलूचिस्तान को दिए वो तो 1948 से बगावत कर रहे हैं आपके खिलाफ। आपने तो उनके खिलाफ आर्टिलरी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, मिसाइल तक फायर किए। बुख्ती को कैसे मारा था, 54 लोगों की मौत हुई थी। तो आप वहां से शुरुआत करें, उनको पहले अपना हक दें, फिर दीवार के पार इधर देखना, फिर हमको बोलना। जब तक आप कि दोहरापन है जो पॉलिसी का है कि अपने इंटरनल पॉलिसी कुछ और है और पड़ोसी को कुछ और राय देते हो आप, तो वो दुनिया, उस पर कोई कॉन्फिडेंस, किसी को यकीन नहीं आएगा। कश्मीर जितना जल्दी आप लोग कश्मीर को आजादी दिलाना या पाकिस्तान के साथ मिलाना है, इसको छोड़ेंगे। जनरल साहब कहते हैं कि आज नहीं तो कल होगा, वो कल 75 साल से तो आए नहीं है और मुझे नहीं लगता वो अगली पीढ़ियों तक आएगा। अभी हमने बड़ी तारीखी तब्दीलियां लाए 2019 में, जिससे डेवलपमेंट शुरू हो गई। अभी टेररिज्म भी कम हो गया। अगर आप आंकड़े देखें, मेरे पास हैं सारे, तो दहशतगर्द मारे गए थे पहले जो अभी मारे जा रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट का असर ओवरनाइट नहीं होता, 10, 15, 20 साल लग सकते हैं। लेकिन कश्मीर के जब लोग ये समझने लगेंगे कि भाई हमारा तो फायदा डेवलपमेंट में है, तो
तो वो खुद ही दहशतगर्द तो जब भी अपना काम करेंगे जब लोकल सपोर्ट मिलेगी। वो लोकल सपोर्ट एक बार बंद हो जाएगी तो दहशतगर्दी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये मेरी राय है। जनरल साहब जो कहते हैं ठीक है, वो अपने नजरिया है उनका, मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं उससे मुत्तफिक रजामंद नहीं। जनरल मुस्तफा साहब, सर इसके ऊपर कमेंट करते हैं, उसके बाद फिर एक जो 97 की जो जंग थी पाक भारत, सॉरी 71 की, उसके हवाले से जो बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं, तो आप चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ वॉर भी रहे हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। ये जो 93,000 का फिगर है, उसकी हकीकत थोड़ी सी, वो भी अगर आप इसी बात के जवाब के बाद आगे हमें थोड़ा सा बता दें कि क्या था 1971 की वॉर। देखिए, मैंने इसीलिए आपको जब शुरू में कहा था कि 8 दिसंबर है और आज का दिन, आई वाज इन जसोर, जब हमें, क्योंकि वी आर वेरी थिनली डिप्लॉयड, उस वक्त जो हकीकत थी, ये हमारे उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने जानबूझकर ये फिगर बढ़ाई, और पब्लिक में अब आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक के साथ शुरू है। फिर ये भी भारतीय राइटर्स ने इसको ज्यादा उजागर किया है। हमारे लोगों की कमजोरी ये रही कि हम किताबें कम लिखते हैं, तो उन्होंने उजागर किया है। ये पॉसिबल था नहीं। 32,000 पीपल, वो पिछले जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इसकी बात कर दी थी इसमें। और इनके साथ जो मुकाबला था, जनरल मानक शाह, जिसकी पहले ही बात कर चुका हूँ, उस वक्त जो कमांडर थे इंडियन आर्म फोर्सेस के, उन्होंने बड़ा वाजे कहा कि 50-1 सुपिरियरिटी थी। पाकिस्तान आर्मी हैड नो चांस, दुनिया की कोई फौज का चांस नहीं था वहां पे। और पर्टिकुलरली जब ये अंदरूनी तौर पर मुक्ति बहानी, यूरी लोग थे जिनको लेकर असम में इन्होंने आके आबाद किया था। अभी जो पिछले साल जो बात कर 2019 में इन्होंने जो एक कानून के तहत, सिटीजनशिप ये तो कहते अमेंडमेंट हैं एक्ट। 17 लाख 42 लाख फैमिलीज का एकदम उनका राइट खत्म हो गया। जो उनकी फौज में रह के लड़े भी हैं, उनमें से कुछ लोग उनकी पुलिस में भी हैं ये लोग। तो तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों का जो हक शहरियत है एकदम खत्म कर दिया गया। बांग्लादेश उनको ले नहीं सकता, ये उनको रखना चाहते नहीं है, वहां पे मसला बना हुआ है। और इसके अलावा जो ये पाकिस्तान की बात कर रहे थे ना, तो पहले भारत के अंदर भी आप देखिए कि कितनी आजादी की तहरीकें चल रही हैं। अगर आप उनके सारे स्टेट्स में देखना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है बहुत कम ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें नहीं चल रही है। अब रिसेंटली जो खालिस्तान के जो चल रहे हैं सारा कुछ, ये जो हो रहे हैं, रेफरेंडम हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, ये भी बड़ी एक वाज़िह मिसाल है। तो मिसालें तो बहुत ज्यादा हैं। और जिस तरह ये बात करेंगे, मैं भी जवाब तो हम बहुत दे सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन देखिए, पाकिस्तान के लिए 71 का जो जख्म है वो पाकिस्तान नहीं भुला सकता, लेकिन पाकिस्तान ने उससे अपने आप को उससे आगे निकाल लिया है। और जो भारत ने उस वक्त, जो इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमने दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में दफन कर दिया है, मेरा ख्याल है यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी वहां से। उसके बाद से जो कुछ शुरू हुआ है, वो दो कौमी नजरिया बाकायदा, अब भारत और मोदी की सरकार आने के बाद बाकायदा उस पर मोहर सबत खुद भारत के अंदर से हो रही, जिसके से जो अकलियतों के साथ जो असूल हो रहा है। देखिए, जिस मुल्क के आइन में ही झूठ है, इनका आर्टिकल 25 ये है, तो पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है हिंदू की डेफिनेशन क्या है। उसमें सिखों को, बुद्धिस्ट को, जैन्स को, इन सबको हिंदू बनाया गया है। अगर ये ना होते तो शायद इनकी वो मेजोरिटी भी ना हो सकती इसमें। बहरहाल, ये इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने हमेशा मन की बात की है। हम सिर्फ एक इशू है, पाकिस्तान उसे दस्तबरदार नहीं हो सकता, भारत जितनी मर्जी कोशिश कर ले। कश्मीरी कभी इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, जो रियल कश्मीरी हैं, जो ये ले जाकर वहां पे आबाद कर रहे हैं, जिन्होंने अभी उनको प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह दे दिए हैं, वो कश्मीरियों की बात मैं नहीं कर रहा। अगर ये चाहते हैं कि सारा वो डेमोग्राफिक चेंजेस वो कर देंगे, जैसे जम्मू में किया था। आपको याद है 6 नवंबर को जम्मू में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को एक मार दिया गया था, जब उन्हें कहा गया आप आइए इकट्ठे, हम आपको लेके जाते हैं पाकिस्तान। वो आए तो वहां पे इनको मार दिया गया और वो डेमोग्राफी चेंज कर दी गई थी। तारीख का हिस्से हैं ये, तल्ख हैं बहुत ये। लेकिन इन्हीं से सबक हासिल करते हुए हमें ये सीखना पड़ेगा कि भारत अब अंदरूनी टूट फूट का जो शिकार है, इसकी वजह ये नहीं है कि भाई पाकिस्तान कुछ कर रहा है। इसकी वजह ये है कि भारत के अंदर से बहुत सारी आवाजें अब उठ रही हैं कि भारत एक अपने आप को एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट मोड में लेके आ गया, जिसको हिंदुत्व कह लीजिए, ब्राह्मण जायनिज्म कह लीजिए। एक्सट्रीमिस्ट सोच जो है, जायनिज्म है एक्चुअली जो एक्सट्रीम सोच रखने वाले लोग हैं, चाहे वो ज्यूश जायनिज्म हो, क्रिश्चियन जायनिज्म हो, तो एक्सट्रीम सोच रखने वाले हैं। इस सारे का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाला जा सकता। भारत को इस मोड़ से निकलना पड़ेगा, ये भारत के लिए भी अच्छा है
और पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है। बाकी हम साया मुल्क भी देख लीजिए, भारत के साथ कौन अमन के साथ है तो आपको पता चल जाएगा ये। बहरहाल ये डिस्कशन है जो हम करते रहेंगे, और मेरा ठीक है ख्याल है कि हमें इससे ठीक, निकलने का आगे वक्त बढ़ना है चाहिए। हमारे जनरल लिए। जनरल राज साहब, जनरल मुस्तफ़ा जो बात कर रहे हैं, एक तो वो ये कह रहे हैं कि आपने कश्मीर के हवाले से जो भारतीय हुकूमत के इकदाम की, आपने भी पहले पहले जवाब में कहा जी कि बड़ा बेहतरीन काम किया है। यानी लाखों की तादाद में भारतीय फौज वहां पर डिप्लॉयड है, और निहत्ती कश्मीरी जो है वो उनको सिर्फ सेटल करने में, अगर कश्मीरी वाकईतन आपके साथ वहां पर रहना चाहते तो इतनी बड़ी तादाद में आपको फौज वहां पर डिप्लॉय ना करनी पड़ती, एक चीज। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर तो पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। जनरल मुस्तफा ये कह रहे हैं वो हमारा है, वो आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हम भारत से ले लेंगे। तीसरा, वो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर ये जो दहशतगर्दी का बार बार जिक्र कर रहा है, बेसिकली इस सब की आड़ में भारत के अपने अजाइम हैं जिनके ऊपर भारत काम कर रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान की अप्रोच ये है ही नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि इस खत्ते के अंदर अमन हो। जो सिक्योरिटी फोर्सेस या खासकर आर्मी हमारी कश्मीर में है, वो सिविलियन को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, वो बॉर्डर को गार्ड करने के लिए है। ये पहले भी आप कई बार हमला कर चुके हो कश्मीर पर, दोबारा भी कर सकते हो। उसकी हिफाजत करने के लिए वो आर्मी कश्मीर में है। बाकी तो इंटरनल तो हमारी जो पुलिस फोर्सेज वो हैंडल करते हैं, वो तो और जगह भी इन्वॉल्व होती हैं। दूसरी बात, जनरल साहब ने बोला कश्मीरी क्या चाहते हैं। जमहूरियत में लोग क्या चाहते हैं, वो इलेक्शन के जरिए अपने सरकार चुनते हैं, पहले भी चुनते आए हैं। अब इलेक्शन होंगे, डिलिनेशन हुई है, समय की बात है कब इलेक्शन होते हैं। जब भी सरकार समय मुनासिब होगा, वो अपनी आवाज खुद उठाएंगे, खुद अपना नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे और वो अपनी आवाज उठाएंगे। मेरे लिए या जनरल साहब के लिए कहना कश्मीरी क्या चाहते हैं, ये तो एक बड़ी थियरी की बात हो गई। बाकी तो भाई पुरानी बातें हैं जो जनरल साहब बोल रहे हैं। यही तो हमारे दोनों के मसले हैं जिससे 75 साल से हम इकट्ठे नहीं हो पाए। जिस दिन ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जिस दिन आप ये भूल जाओगे भाई, ये याद रखोगे कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान को डिसाइड करने तो कश्मीरी क्या चाहते हैं और वो क्या करेंगे। हमारी तो जमहूरियत, हर स्टेट में इलेक्शन होते हैं, अभी भी 2 जगह वो हुए हैं, आज के दिन काउंट हो रही है वोट। कश्मीर में भी होगा, पहले भी हुए। तो वो अपनी राय अपनी सरकार के जरिए, अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के जरिए बताएंगे क्या चाहते हैं, उनकी राय मानी जाएगी। आपको और हमारे यहाँ चैनल पे बैठ के कहें कश्मीरी क्या चाहते हैं, ये तो एक फर्जी बात होगी। तो जनरल साहब, फिर क्यों भारत को वहां पर डोमिसाइल एक्ट के जरिए जो है डेमोग्राफी को चेंज करना पड़ा? क्यों भारत वहां पर जो नॉन कश्मीरीज हैं उनको अब वहां पर ला रहा है? और जो आपने बात की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की, अगर आप कह रहे हैं कि वो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट है, तो कश्मीर के ऊपर तो यूएन ने भी कहा है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान अभी ये कुछ सेटल्ड जो है वो प्लेस नहीं है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जब इंटरनेशनल एक चीज को आप कहते हैं कि इसको इसलिए एक्सेप्ट किया जाए कि ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ आप क्यों ये भूल जाते हैं कि यूएन ने कहा है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? आप यूनानिमसली किस तरह फैसला कर सकते हैं कि कश्मीर आपका हिस्सा है? है तो साहब, अगर आपका इशारा आर्टिकल 370 की तरफ है, 370 जब लाया गया ये टेम्परेरी प्रोविजन। टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि कभी न कभी तो जाएगा वो। इतिहास में हर चीज का समय होता है, उसका समय आ गया था तो वो चला गया। कश्मीर अगर भारत का हिस्सा है, जो हमारे पार्लियामेंट ने भी कहा है, तो हर कश्मीरी को वही हक होने चाहिए जो बाकी लोगों को है। अलग आर्टिकल 370 के लिए वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, अपने झंडा लगाते थे अपना। और कोई नॉन कश्मीरी अगर कश्मीरी लड़की से शादी करेगा तो उसको महरूम कर दिया जाता था। तो भारत के अगर बाकी, हमारे तो 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, हर एक लॉ वही काबू होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की लॉ भी कश्मीर में लागू नहीं, तो वो तो टेम्परेरी प्रोविजन उस वक्त 50s में दिया था किसी वजूहत की वजह से। अभी वो उसका टाइम खत्म हो गया तो उसको जाना ही था। 2019 में उसको रिमूव किया है कश्मीर को इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग अभी भी थे, अगर आप झंडा अलग लगाते हो नॉन कश्मीरी के, वहां पर मैं जमीन नहीं खरीद सकता, वहां पर हिंदुस्तान में कहीं भी खरीद सकता हूँ, तो कश्मीर में भी होना चाहिए। तो ये तो टेम्परेरी प्रोविजन है, हमारा इंटरनल मामला है, इसमें पाकिस्तान मैं नहीं समझता है कोई दखल देने की वजह बनती है। जनरल मुस्तफा साहब, तो जनरल राज कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
वो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट है, इसलिए उसको तस्लीम किया जाए। लेकिन यूएन ने कह दिया कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको वो तस्लीम करने को तैयार नहीं। देखिए वो भी फ्रॉड है, वो भी आज तक रियल डॉक्यूमेंट पेश नहीं हो सका। देखिए बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। आज मैं पार्लियामेंट में पाकिस्तान में पास करना चाहता हूँ कि आधे से ज्यादा भारत पाकिस्तान का हिस्सा है, हैदराबाद पाकिस्तान का, जूनागढ़ पाकिस्तान का, दिल्ली पाकिस्तान का। हम पास कर सकते हैं इसको, क्यों नहीं? हम पास कर देते हैं तो क्या इसका मतलब ये होगा कि भारत का सारा हिस्सा पाकिस्तान का बन जाएगा? ये कोई भी स्टेट आपस में बैठ के यूनिलैटरली फैसले नहीं कर सकती है। ये इंडियन भारत के अंदर एक खास मकतबा फिक्र की जो एक पर्टिकुलरली जो सोच है उनकी, ये उनका नजरिया है और उन्होंने मसरत किया हुआ है, और यही उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। देखिए एक्सट्रीमिज्म हर सूरत में खराब है, ये पाकिस्तान में हो या भारत में हो। पर्टिकुलरली जब ये रिलीजन को इस्तेमाल किया जा रहा है इससे, तो ये भारत को बहुत नुकसान होगा इससे। बहरहाल देखिए मैं तो बार बार ही कह चुका हूं कि अमन जरूरत है सबको, लेकिन इसके साथ बड़ा प्रोविजो ये है कि भारत को ये भूलना पड़ेगा कि वो इस मुल्क में, इस खिते में, जिस तरह उन्होंने भूटान को, सिक्किम को दबा के रखा हुआ है, पाकिस्तान को दबा के रखा, ये हो नहीं सकता, ये होगा नहीं कभी भी ये, और इसका नुकसान भारत को होगा। देखिए हम तो, मैंने बताया ना कि हम तो वो पागल लोग हैं, खासतौर पे हम जैसे जो काश्तकार जमींदार लोग हैं। हमें तो अगर 1 घंटा पानी को हमारा काट के ले जाए ना, तो उसकी टांग काट देते हैं उसकी। ये तो फिर हमारे जो शरग है, जिसको हमारे कायदे आजम ने कैच हुआ है, तो लड़ाई के बगैर भी बहुत सारे ऐसे तरीकेकार हैं जैसे हो सकता है ये, और ये भारत जो मर्जी कर ले, ठीक है, अपनी इनकी सोच है, मैं आई रिस्पेक्ट दैट। और मैं भारत को बहुत और वजूहत पे भारत की रिस्पेक्ट करता हूँ, जिससे उन्होंने अपने खास जो एक नैरेटिव है दुनिया को बेचा है उन्होंने, ये बड़े उनकी क्रेडिट है उनके लिए। सब झूठ मिला के उन्होंने बेच दिया उसको, दुनिया ने इसको, ज्यादा लोग जो इनके साथ इंटरेस्ट है वो तस्लीम करते हैं इसको। ये क्रेडिट है भारत के लिए। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फेलिंग है कि हम जो सही नैरेटिव है दुनिया को पेश नहीं कर सके। बहरहाल ये तो चलता रहेगा। मेरा ख्याल ये है कि इट्स टाइम दैट बोथ कंट्रीज रियलाइज कि ना भारत पाकिस्तान को दबा सकता है, ना ही पाकिस्तान आधे भारत के टुकड़े कर सकता है। भारत के टुकड़े होंगे तो खुद ही करेंगे भारत वाले, भारतीय खुद लगे हुए इस काम पे, अल्लाह उनको कामयाबी दे इस सिलसिले में। लेकिन कश्मीर के बारे में ये भूल जाएं कि वे कभी भी ये भारत को उस तरीके से हिस्सा बन सकता है। वो अच्छी बात है, कश्मीर डेवलपमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान का ही फायदा है। जो डेवलप्ड कश्मीर आएगा जब पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। तो ये इस लिहाज से आई थिंक वी शुड थैंक इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन जो मर्जी कर लें, तारीख, अपना जो तारीख का जबर कभी ज्यादा देर तक चलता नहीं है, और जबर जो तारीख है वो अपने आप को मनवा के रहती है कि जो हिस्टोरिकली फैक्ट्स नहीं है उनको फैक्ट्स बनाया जा सकता नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो। जितना मर्जी हम अच्छा नैरेटिव बना लें, जितना मर्जी ये दुनिया हमारे नैरेटिव खरीद ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ट्रूथ शैल एंड विल प्रिवेल इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। जनरल राज साहब, लास्ट कमेंट। नहीं देखिए, ये तो बातचीत हमारी होती रहती है। अगर कोई समझौता, मैं बड़ा खुश हूंगा कि हमारी लाइफ टाइम में भारत और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाएं। अगर आप एग्जामिन करें इसका नुकसान किसको, अगर ये खिंचाव तनाव इतने 75 साल से चल रहा है, आप अपने इकोनॉमी देखें, अपने इन्फ्लेशन देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें, दुनिया ने आपको अकेला डाल दिया था, फॉरेन एक्सचेंज टास्क फोर्स आपके पीछे लेके, भारत तरक्की कर रहा है दुनिया में, इकोनॉमी हमारी बड़ी अच्छी है, हमारी पीस बड़ी अच्छी है, और ग्लोबली हम दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा अहम हमारी प्रेजेंस है। आप अपना अंदरूनी एग्जामिन करें कि इसका नुकसान आपको हुआ है। अमन आप बहाल कर रहे हैं, उसकी पहल पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। भारत ने पिछले 1000 साल में किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया। तो अगर आपका इशारा जनरल साहब का इस तरह था कि हम पाकिस्तान को हड़पना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इरादा भारत का है आज के दिन। तो ये अपने तिजारत बढ़ाओ, रिश्ते खोलो, आमो तरफ शुरू करो, आपको ज्यादा फायदा है। भारत की तो इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, 4th हो जाए कुछ दिनों के बाद। हमारी सब कुछ अंडर कंट्रोल है, चाहे वो कोविड का कंट्रोल देख लो, दुनिया हमको मानती है, हमने तो दुनिया को वैक्सीन दी है, पाकिस्तान को भी देते हैं, फ्लड में भी मदद करते हैं, वो तो नेचुरल, और भी आएंगे तो क्लाइमेट जो चेंज हो रही है। तो इसका नुकसान, अगर रिश्तों में तनाव है, खिंचाव है, रिश्ते दोस्ताना नहीं है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इसका नुकसान ज्यादा है। भारत तो एब्जॉर्ब कर लेगा, बड़ा देश है। ठीक है जनरल साहब, जनरल मुस्तफा साहब, आपका आखिरी कमेंट फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ। लेट्स होप कि वी सी पीस इन द रीजन।
और जिस तरह हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि ये 2 अरब लोगों की बात है, ये चंद जो एक्सट्रीमिस्ट लोग भारत में मुसलत हैं उनकी सोच के काम नहीं चलेगा ये। बहरहाल कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना भारत से पीछे हट सकता है ना पाकिस्तान से पीछे हट सकता है। ये वो इश्यूज हैं जिनको टैकल करने की जरूरत है। इसके लिए बड़ी लीडरशिप की जरूरत है, ये अच्छी लीडरशिप की जरूरत है जो इस चीज सारी चीज से ऊपर उठ के सोच सकती है। खित्ते की अगर आपने अमन चाह दी तो होना चाहिए अमन, और खित्ते को अमन सिर्फ कश्मीर को होस्टेज नहीं होना चाहिए। और कश्मीर का मसला हल कर लें, खित्ते को भी अमन मिल जाएगा, दुनिया को अमन मिल जाएगा। वरना आर्म टू द टीथ हैं दोनों स्टेट्स ये। और बदकिस्मती ये है कि दोनों ही अब न्यूक्लियर पावर्स हैं, और इसमें बड़ी बदकिस्मती ये है कि दोनों के पास एक दूसरे को तबाह करने की, कई दफा तबाह करने की बहुत ज्यादा सलाहियत है। तो इससे हमें पीछे हटना पड़ेगा इस खत्ते के लिए, इस के लोगों के लिए। और अल्लाह करे कि हमारी जिंदगी में ये अमन आ जाए, कश्मीर का मसला हल हो जाए, भारत के जो इरिटेंट्स हैं, पाकिस्तान के जो इरिटेंट्स हैं वो खत्म हो जाए, और दोनों मुल्क आपस में मिलकर बैठे, तिजारत करें, फलें फूलें, तरक्की करें। देखिए हमने तो करतार सिंह भी खोल दिया, इस हद तक पाकिस्तान ने फराग दिली का सबूत दिया है। भारत लेट्स सी, अल्लाह खैर रखे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, जनरल राज कादियान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों प्रोग्राम में नहीं, मौजूद रहे। नाज़रीन, दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।